हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग मटेरियल्स चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और इन्हीं सवालों के जरिए हम लोग इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। सो बिना टाइम गवाए हम लोग इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मटेरियल इज कम्प्लीटली अपाक्यू। अपाक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। ऐसे कौन से मटेरियल का जो सेट है जो कि अपारदर्शी है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि ऑप्शन बी बी विल बी आंसर, क्योंकि वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स ऐसे मटेरियल्स का सेट है जिन जो कि कम्प्लीटली अपारदर्शी होता है, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है कि देखिए यहाँ पे वुड है, कार्डबोर्ड है और मेटल्स हैं। तो दीज आर द अपारदर्शी, जिनके थ्रू हम अपारदर्शी वे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पर हम नहीं देख सकते हैं। कांच ऐसा होता है जिसके आर पर हम देख सकते हैं, इसीलिए कांच का उपयोग जो होता है हमारे घरों में विंडो को बनाने में होता है। वाटर में भी देख सकता है। तो ये सारे जो मटेरियल्स का यहाँ पे सेट देख रहे हैं वो सब नहीं, उसमें कोई ना कोई ऐसा जरूर सेट है। जैसे यहाँ पे वाटर का यूज किया गया है, ग्लास का यूज किया है, प्लास्टिक्स हैं उसमें भी दिखता है, और ये सबसे जो ट्रेसिंग पेपर्स हैं इनसे भी कहीं ना कहीं आपको ये मतलब चीजें दिख सकती हैं। तो इसलिए कंप्लीटली पारदर्शी में यही एक सेट है जो आंसर विल बी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज प्राइमरली यूज टू सेपरेट। निष्पावन की प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से किसे उपयोग करने के लिए किया जाता है, किसे अलग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि विनोइंग प्रोसेस में, अगर आप लोग गांव के बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि विनोइंग में क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे एक आदमी है, वो ऊंचे से थोड़ा सी जगह पे खड़ा होके, जैसे एक चौकी है या बेड है, उसके ऊपर खड़ा होके क्या होता है कि जिसमें ऐसे मटेरियल जिसमें कुछ हल्की चीजें भी हो, कुछ हैवी हो, ग्रेन भी हो, तो उसको लेके एक बर्तन में खड़ा हो जाता है। और क्या होता है, हवा की डायरेक्शन में खड़ा होता है। तो क्या हवा के थ्रू क्या होता है, जो हल्की चीजें होती हैं जैसे यहाँ पे दिखाई गई, वो दूर जाके बैठ जाती हैं, और जो ग्रेन होता है, हैवी चीजें होती हैं, वो नीचे उस थोड़ा सा पास में आके इकट्ठा हो जाती हैं। तो विनोइंग क्या होता है कि हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड, इसमें क्या होता है, हवा के माध्यम से हैवी चीज और लाइटर कंपोनेंट को अलग किया जाता है। इसीलिए जो विनोइंग प्रोसेस है, जैसे गेहूं है, धान है, ये सब जो अनाज है, इनमें क्या होता है, उनके हस्क को अलग करने के लिए और ग्रेन को अलग करने के लिए गाँव में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बेस्ट मेथड टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। तेल और पानी को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो ये सबसे अच्छी विधि जो है वो होती है डिकैंटेशन। हम जानते हैं कि जो ऑयल होता है वो लाइट डेंसिटी का, उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब लाइट डेंसिटी के होने की वजह से जो ऑयल होता है वो हमेशा पानी के ऊपर रहता है, पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। तो उसके लिए डिकैंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक बोतल में भर दिया जाता है, पहले पानी, उसके ऊपर ऑयल डाल के, फिर क्या होता है एक टिप लगी होती है, तो टिप के माध्यम से क्या होता है, कुछ देर के लिए जब ये पूरा जो ये सोल्यूशन है उसको रख के छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में टिप को जब खोल दिया जाता है तो वाटर इस बीकर में आ जाता है, और निकल जाता है। जैसे ही ऑयल वाला लेवल रह जाता है तो हम बीकर, ये जो ऊपर का टिप होता है, बंद कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है, वाटर को हमने बीकर में इकट्ठा कर लिया, और ये जो पॉट है इसी में ऑयल को रहने दिया। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होती है ऑयल और वाटर को सेपरेट करने का, ऐसे बोलते हैं डिकैंटेशन। हिंदी में इसको निस्तारण भी बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से नमक प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है। तो इसको हम वाष्पीकरण हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस इवापोरेशन प्रोसेस होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक बर्नर की हेल्प से क्या होता है, बीकर में सी वाटर प्लस सी वाटर को मिक्स करके, जो मिक्स होता है सोल्यूशन, उसको रख दिया जाता है बी। और यहाँ पे बर्नर जो की हीट की वजह से ये गर्म होता रहता है। तो पानी, हम जानते हैं कि पानी जब गर्म होता है, बॉईल होने लगता है, तो भाप में बदलने लगता है। तो धीरे धीरे भाप में बदलते इस जो भाप में बदलने की प्रोसेस होती है
पानी का भाप में, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा एक स्टेज आता है कि सारा पानी खत्म रहता है, वाष्प में बदल जाता है, और जो ये नमक होता है, सी सॉल्ट होता है, वो यहीं तली में रह जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पानी तो वाष्प में बदल गया और नमक इसी बर्तन में, इसी पॉट में रह जाता है। तो इस जो विधि को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इस तरह से समुद्री जल से हम नमक प्राप्त करते हैं। यही एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है कि ऐसा चेंज जिसको हम दोबारा से पुरानी जो चीजें हैं उनमें बदल नहीं सकते हैं। जैसे बर्फ है, तो हम बर्फ से पानी, कुछ देर बर्फ को छोड़ देते हैं बाहर, तो वो क्या होता है, मेल्ट होकर पानी में चेंज हो जाता है। तो ये क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो हम वापस उसको, जो चमकता हुआ लोहा जो स्टार्टिंग में था उसमें नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आई होप आप लोग को रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, अभी मैंने डिस्कस किया। स्ट्रेचिंग, ये रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो फिर वापस आ जाता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बेकिंग ए केक फ्रॉम बैटर, जो बैटर है या रॉ बैटर से, उसको हम लोग बेक करते हैं 20 मिनट के लिए ओवन में या एयर फ्रायर में। तो जो बैटर, जो ये केक बन जाता है, तो केक से वापस हम उसको रॉ बैटर में चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, और हमने पिछले के वीडियो में भी चेक किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। तो जो शुगर को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो उसको भी इवापोरेशन प्रोसेस द्वारा हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सी वाटर से हमने सॉल्ट बनाने का प्रोसेस समझा, बिल्कुल ऐसे ही शुगर को हम वापस ऑब्टेन कर सकते हैं सिकंजी से या जो भी ये सॉल्यूशन से। ठीक है, तो आंसर विल बी सी, बेकिंग ए केक फ्रॉम बैटर। हम लोग साथ में सारे जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, व्हाट इज द नेचर ऑफ एज फॉर्म्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 mg। और जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, 2 MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, मतलब ये क्षारीय नेचर में, प्रकृति वाइज ये क्षारीय होता है। तो जो एस बनता है वो क्या बनता है, वो बेसिक। ऑप्शन नंबर विल बी बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के लिए, जो रस्टिंग के लिए कौन सी एसेंशियल कंडीशन है, तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ। इसके लिए जो एसेंशियल कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, दोनों प्रेजेंस होना चाहिए, तो वो तभी आयरन का रस्टिंग पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच सेट रिप्रेजेंट ओनली केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नया एलिमेंट, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दूसरा, ये अस्थाई प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल भी होता है। लेकिन केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और ये टेम्पोरी नहीं होता है, परमानेंट होता है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आयरन आयरन रस्टिंग क्या होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इसीलिए ये परमानेंट भी होता है। इसमें एक नया सब्सटेंस भी बन रहा है, पहले आयरन होता है, फिर बाद में आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक सेट कौन सा, विच सेट रिप्रेजेंट ओनली केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन नंबर विल बी बर्निंग कॉयल। कोल, कोल जब जलता है तो हम जानते हैं कि उसकी राख बनती है। उस अब वो, फिर वो क्या है, राख जो है एक नया सब्सटेंस है। फिर सॉरिंग मिल्क, सॉरिंग मिल्क जब दूध खट्टा हो जाता है उसे नॉर्मल दूध नहीं बना सकते। और रस्टिंग आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर विल बी बी, ये क्या है आपका, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, ब्रेकिंग ग्लास, तो ग्लास से ही छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं, तो ये क्या फिजिकल चेंज होते हैं। मेकिंग लेमोनेड, ये भी फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग वाटर, वाटर को फ्रीज करते हैं फिर नॉर्मल रख देते हैं तो फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा, ये सारे क्या है फिजिकल चेंज। बॉइलिंग वाटर, ये क्या होता है, फिर से वाटर में वो चेंज हो जाएगा। टीयरिंग पेपर को फाड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, लेकिन नया कोई पदार्थ नहीं बना। मेल्टिंग वैक्स, ये भी क्या होता है, ये फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है। डिजॉल्विंग सॉल्ट, इसको भी वापस हम कर सकते हैं इवापोरेशन प्रोसेस द्वारा। बर्निंग पेपर और कटिंग वुड, ये सब क्या है देखिए, इसमें मोस्टली जो पूरा सेट को चेक करना है। बर्निंग पेपर तो क्या होता है कि फाइनली ये क्या है, केमिकल चेंज हो जाता है कि बर्निंग पेपर जलेगा तो कुछ राख बनता है, उसको आप इरिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं, कटिंग वुड, लकड़ी को कटते हैं तो क्या है, ये फिजिकल चेंज है। तो पूरा जो सेट है जिसमें कोई सारे एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो देखिए, जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स में मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोज में। तो मेटल वो होते हैं जिनको क्या होता है कि हम एक सीट के फॉर्म में पीट के बना सकते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उनको पीटने पे आवाज आती है, उनको सीट के फॉर्म में हम बना सकते हैं, जिसको मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर मेटल को डक्टाइल होती है, उसको हम वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, तभी तो हमारे घरों में जितने वायर होते हैं वो कॉपर के वायर्स यूज होते हैं। तो मेटल क्वालिटीज की वजह से उनकी अलग अलग यूजेज हैं। तो यहाँ पे कि मेटल की क्वालिटी जिसको हम सीट के फॉर्म में बदल सकते हैं, उसको मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा मेटल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है हम जानते हैं कि ये गैस होती है, तो गैस जो होती है वो नॉन मेटल होते हैं। फास्फोरस और सल्फर भी क्या होते हैं, ये नॉन मेटल है। ओनली जिंक यहाँ पे ऐसा है कि जो कि मेटल है, और मेटल को ही हम थिन सेट में चेंज कर सकते हैं। तो जब भी स्टेप, जब प्रॉपर्टी बेस्ड मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन आए तो आप उसमें लिस्ट में चेक करिए कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। इसमें मेटल्स जिंक ही है, तो जिंक को ही अपसेट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बाकी जो नॉन मेटल्स उनको नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर विल बी ए। Next question, which highly reactive metal catches fire, it kept open in air and it therefore stored in kerosene। तो देखिए क्या होता है कि जो सोडियम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब रिएक्टिव होता है, उसको अगर एयर में छोड़ दिया जाए तो तुरंत आग लग जाएगी। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आग से बचाने के लिए, तो क्या होता है उसको केरोसिन के अंदर, जैसे यहाँ पे दिखाया है, केरोसिन के अंदर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्जोथर्मिक होती है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो जिस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि हवा के साथ अत्यधिक उष्मा क्षेपी पदार्थ, जब हवा के साथ संपर्क में आती है सोडियम, तो तुरंत रिएक्शन होता है, आग लग जाती है। तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और जब हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होते हैं, पेड़ सनलाइट लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आई होप एंडोथर्मिक इसमें जिसमें ज्यादा हीट निकलती है, जैसे हवा के संपर्क में सोडियम आता है तो हीट निकलती है, इस रिएक्शन में आग लग जाती है। और जैसे जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है इस प्रोसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप ये सब सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं साथ में। Next question, a non-metal essential for our life which all living being inhale during breathing। तो नॉन मेटल्स हमने अभी डिस्कस किया कि जो एयर होती हैं, जो गैस होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो कौन से नॉन मेटल हैं जो कि हम ब्रीदिंग के ड्यूरेशन में यूज करते हैं, इनहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम जानते ही है, और हम बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। तो नेचुरल सी बात है, ऑक्सीजन विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। अब यहाँ
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन किस में यूज होता है, इनहेल के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। नाइट्रोजन ये भी एक गैस है, ये कहाँ यूज हो जाता है, ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। और क्लोरीन भी क्या है, गैस है, लेकिन ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। तो साथ में आपके और भी दूसरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। Next question, what happens when a copper vessel is exposed to moist air from a long time? जब क्या होता है जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा में खुला रख दिया जाता है, तो उसमें के देखिए लिखा क्या होता है कि आंसर विल बी, ये देखिए यहाँ पे आंसर नंबर विल बी ए, इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। आपने अपने घरों में अक्सर ही देखा होगा कि सबके घरों में कहीं ना कहीं मेटल के बर्तन जरूर होते हैं। आपने बचपन से लेके अभी तक की लाइफ में देखा होगा कि ये ग्रीन पड़ जाता है। ये ग्रीन क्यों पड़ता है, इसमें क्या होता है, जो बेसिक कॉपर पहले रहता है और जब हवा के संपर्क में आता है तो रिएक्शन होती है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, the mixture of copper carbonate and copper hydroxide is फाइनली बनता है। और जब कॉपर एयर के रिएक्शन में आता है तो जिसकी वजह से जो होता है कॉपर वो ग्रीन पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो आंसर विल बी सी, रेयॉन जो होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है। तो ये बनता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, लकड़ी का गूदा यूज होता है, वुड पल्प होता है जो कि एक नेचुरल सोर्स होता है। और ये जब केमिकल ट्रीटमेंट इसका किया जाता है, लकड़ी के गूदे का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो फाइनली जो बन के आता है रेयॉन मटेरियल बनता है जो कि सेमी सिंथेटिक होता है। और ये मतलब सिंथेटिक फाइबर में एक तरह से आर्टिफिशियल सिल्क की तरह से यूज किया जाता है। हम जानते हैं जो नेचुरल सिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है और वो एक कीड़े से बनाया जाता है जो कि बहुत महंगा होता है, इसलिए बाद में इसका इन्वेंशन हुआ और ये आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन जो बन के निकला। देखिए ये भी एक चीपर देन सिल्क, ये जो नॉर्मल जो सिल्क होता है, प्राकृतिक सिल्क होता है, उससे काफी सस्ता होता है, बट ओवन लाइक सिल्क फाइबर्स। लेकिन ये रेशम की तरह से ही बुना हो, लेकिन देखने में हम पहचाना मुश्किल होता है कि ये नॉर्मल जो आर्टिफिशियल सिल्क है या नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल आप किसके हैं। तो ये है जो बेकिलाइट और मेलामाइन होता है एग्जाम्पल होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो देखिए प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पीवीसी होते हैं। और देखिए थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम मेल्ट करने पे, हीट करने पे अपने आकार चेंज कर देते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग का मतलब वंस सेट, सेट ऑलवेज सेट, एक बार अगर उनको गर्म करने के बाद ये जो शेप ले लेते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं थर्मोसेटिंग। एक बार सेट हो गए तो फिर लाइफ टाइम के लिए सेट हो गए, फिर उनको पुनः आकार नहीं दिया जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको आकार दिया जा सकता है, इसलिए जो हम अपने घरों में जो कंटेनर देखते हैं, प्लास्टिक की बोतल देखते हैं, क्या थर्मोप्लास्टिक होते हैं, क्योंकि इनका शेप गर्म करने पे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में होते हैं, ये नहीं होते हैं। इसीलिए जो बेकिलाइट है, मेलामाइन है, ये क्या होते हैं, हार्ड चीज, मजबूत चीजें बनाने में यूज होते हैं। जैसे हम बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं वो बनने में यूज होते हैं। और इनको गर्म करने पे इनका शेप नहीं चेंज होता है, इसीलिए ये इनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 R प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिगार्डिंग प्लास्टिक इंक्लूड्स। प्लास्टिक के संबंध में पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 R सिद्धांत में क्या शामिल है। तो आंसर विल बी ए, रिफ्यूज। पहले तो हम यहाँ पे क्या है कि ऐसी चीजों को हम ज्यादा बढ़ावा ना दें, यूज करने के लिए ही पहले मना करें, बट इन द केस यूज करना कंपलसरी हो जाए। जैसे प्लास्टिक है तो जो, क्योंकि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके, तो पहले तो हम उसको यूज करने के लिए ही रिफ्यूज करें। बट इन द केस बहुत इमरजेंसी है तो उसको
मिनिमम यूज करें, रिड्यूस करें, फिर रिड्यूस करने से उसको बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज करें, फिर रीपर्पज करें और रिसाइकल अगर है तो कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, एनवायरनमेंट को हम क्या है ज्यादा से ज्यादा साफ रख सकते हैं और गंदा होने से उसको बचा सकते हैं। उसके बहुत सारे जो पोल्यूशंस हैं उनको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी ए, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल। ये 5 आर रूल्स हैं जिनके थ्रू हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मटेरियल चैप्टर से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर कोई सजेशंस हैं तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।